हेलो एवरीवन। हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एंटोमोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में हमारा भाई फोकस ये रहेगा कि रिवीजन पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलें, ठीक है। और साथ में आपको खुद को थोड़ा सा टेस्ट भी करना है यहाँ पे। तो चलो पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड है जो प्लांट ओरिजिन का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड इज ड्राइव फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, एलेथ्रिन, बीएचसी, साइपरमेथ्रिन या एनएसकेई, ठीक है। तो भाई अलग अलग पेस्टिसाइड के ग्रुप होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उनके मोड ऑफ एक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे। पर अगर हम बात करें एलेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन की, तो ये दोनों के दोनों आते हैं सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके प्लांट सोर्स के नहीं होंगे। बीएचसी की अगर हम बात करें तो भाई बीएचसी आपका डीडीटी वाले ग्रुप में आएगा जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनोक्लोरिन। आगे मैं आपको इनके मोड ऑफ एक्शन वगैरह भी बताऊंगा कि कौन से ग्रुप है, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। आगे एक क्वेश्चन और आएगा इसके रिगार्डिंग। और अगर हम बात करते हैं भाई एनएसकेई क्या है, ये है नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। तो भाई नीम क्या है, प्लांट है, उसी से ड्राइव किया है उसका क्या, सीड का एक्सट्रैक्ट, जिसको हमने एनएसकेई बोल दिया। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो एक बार नजर मार लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, एक बार नजर मार लेते हैं यहाँ पे। पायरिथ्रम देखो, वहाँ पे एलेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन लिखे थे, वो दोनों आपके पायरिथ्रम से थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, बट पायरिथ्रम आपका क्राइजेंथेमम फ्लावर से ड्राइव है, वो आपके सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड से, ठीक है, सिंथेटिकली बनाए गए हैं। उसके अलावा पायरिथ्रम का एक क्विक नॉकडाउन इफेक्ट देखने को मिलता है कि इंसेक्ट को तुरंत पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाता है। रोटिनॉन की बात करें तो भाई रोटिनॉन में आपसे एक क्वेश्चन में और पूछने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोटिनॉन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये इंसेक्टिसाइड के साथ साथ पिसीसाइड भी है जो फिशेज को भी किल कर देता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो पिसीसाइड जो फिशेज को किल करता है। तो रोटिनोन कहाँ से है, रूट ऑफ डेयरीज प्लांट से निकाला जाता है। उसके अलावा अगर हम बोले निकोटीन, तो भाई निकोटीन आपका निकोटीना टेबेकम, तो निकोटीन आपको पता ही है, ठीक है, टोबैको वाला निकोटीन है, इसको भी एज इंसेक्टिसाइड यूज किया जा सकता है। तो ये सब प्लांट ओरिजिन के जो है यहाँ पे क्या है, पेस्टिसाइड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हनी बी के रिगार्डिंग है, पता है आपको बेनिफिशियल इंसेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई हनी बी की कॉलोनीज में अगर हम बात करें तो किस टाइप के एग होते हैं जो वर्कर बीज को बनाते हैं। तो भाई हनी बी दो टाइप के एग बनाएगी। कौन बनाएगी, एग बनाएगी क्वीन बनाएगी। कौन कौन सी बनाएगी, एक बनाती है ये आपके अनफर्टिलाइज्ड, और दूसरी बनाती है क्या, फर्टिलाइज्ड एग, पता है सबको। और अनफर्टिलाइज्ड एग क्या बनाता है, ड्रोन बनाता है, जो मेल होते हैं, ठीक है, ड्रोन मेल जो फर्टाइल होंगे। और आपका फर्टिलाइज एग की अगर अपन बात करें तो ये बनाएगा फीमेल, ठीक है। तो ये याद रखना है, अनफर्टिलाइज एग मेल बनाएगा और फर्टिलाइज एग फीमेल बनाएगा। फीमेल में भी ये बनाएगा क्वीन एंड वर्कर। तो फर्टिलाइज एग की अगर हम बात करें तो वही आपका यहाँ पे वर्कर भी बनाने वाली है, ठीक है। बट वर्कर भी हमेशा क्या होगी, स्टेराइल होगी, वो आपको फर्टाइल नहीं होती है। तो यहाँ नजर मार लेते हैं जल्दी से एक बार। तो भाई वर्कर भी फर्टिलाइज एग से वर्कर और क्वीन बन जाएंगे, ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके अलावा वर्कर बी की अगर हम स्पेशली बात करें तो भाई ये स्टेराइल होती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। थाउजेंड्स ऑफ नंबर में 2 से 3 हज़ार तक कॉलोनी में देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा यही होंगी, ठीक है। उसके अलावा भाई इनकी स्लेवरी ग्लैंड एक एंजाइम सिक्रेट करेगी, कौन सी, इन्वर्टेज एंजाइम का नाम होगा, जो सुक्रोज को रिड्यूस करता है, ठीक है, जो सुक्रोज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर इनके पास होते हैं हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड जो बनाएंगे क्या, रॉयल जेली। तो रॉयल जेली बनाता कौन है, वर्कर भी, खाता कौन है, क्वीन भी, ठीक है। तो ये हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से रॉयल जेली को भी बनाती है। उसके अलावा इनके पास वैक्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में, जिनसे ये वैक्स वगैरह बनाती है, ठीक है। उसके अलावा ये तो आपको पता है कॉर्बिकुलर या पोलन बास्केट भी कहाँ होता है, हाइंड लेग ऑफ वर्कर बी में देखने को मिलता है कॉर्बिकुला, जिसमें ये पोलन इकट्ठा कर लेती है। क्वीन बी की बात करें तो भाई क्वीन होगी सिर्फ एक ही पूरी कॉलोनी में, 1000 से 2000 एग हर दिन दे सकती है और रॉयल जेली के ऊपर ये क्या करेगी, फीड करेगी। हाँ, उसके अलावा क्वीन रॉयल जेली पे फीड करती है, पर क्वीन भी कुछ सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं क्वीन सब्सटेंस, ठीक है। क्वीन सब्सटेंस रहेंगे तो आपकी हनी भी उसी छत्ते में रहेंगी, वहाँ से दूर नहीं जाएंगे, स्वार्मिंग शो नहीं करेंगी। लास्ट में मेल आ गया जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, जो फर्टाइल होगा और इसका काम है बस मैटिंग करना। मैटिंग करते हैं इसकी डेथ हो जाती है और ये जनरली हंड्रेड्स ऑफ नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी बात पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो भाई ये तो आप सबको याद ही होगा, है ना, ये नहीं याद है तो फिर क्या याद है। एंटोमोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि ये सबको याद है कि टाइप ऑफ इंसेक्ट पूछ ले, टाइप ऑफ विंग्स पूछ ले, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या टाइप ऑफ एंटीना पूछ ले, ये सब आपको याद होता है। तो हाँ, विंग्स नहीं एंटीना, है ना। अ डिफरेंट टर्म फॉर अ लेग यूज्ड बाय इंसेक्ट फॉर वॉकिंग। तो बताओ भाई इनमें से वॉकिंग, चलने के लिए कौन सा वाला जो लेग है वो काम आएगा, एम्ब्यूलेटरी, फोसेरियल, कर्सोरियल या साल्टोटोरियल। तो अगर हम बात करते हैं एम्ब्यूलेटरी लेग्स की, ठीक है, जैसे कॉकरोच में होता है, तो किस चीज़ के काम आएगा, चलने के, वॉकिंग के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जो आपको ऑब्वियसली याद होना चाहिए। डिगिंग फोसेरियल होते हैं मॉल क्रिकेट में, आपने देखा होगा मॉल क्रिकेट, उसके 4 लेग क्या होते हैं, डिगिंग टाइप, जो
गड्ढा खोदने के काम आएंगे। बाकी जंपी साल्टोरियल ग्रास ऊपर के हाइंडलिंग होते हैं जो कूदने के काम आएंगे। वॉकिंग एम्बिटोरियल कॉकरोच हो गया। रैप्टेटोरियल किसमें हो गया, प्रेइंग मैंटिड के 4 लेग्स हो गए, ठीक है। नेटेटोरियल आपका वाटर बग या वाटर बग के हैंडलिंग हो गई, स्विमिंग के काम आते हैं। और रनिंग और कर्सोरियल, ठीक है, आंट्स या वास्प में देखने को मिलता है जो दौड़ने के काम आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कॉर्बिकुला तो पता ही है, फोरेजियल, फोरेजियल भी बोलते हैं जो आपका वर्कर बी की हनी क्या होती है, हाइंड लेग होती है। उसके अलावा एंटीना क्लीनर भी वर्कर बी के पास ही होता है। क्लिंगिंग होते हैं हेड लाउज और बॉडी लाउज के पास। और अगर हम क्लाइंबिंग की बात करें, ठीक है, हाउस फ्लाई में थोड़ा सा बात करें तो हाउस फ्लाई के लेग में इस तरीके से क्लोज लगे होते हैं जो थोड़ा क्लाइंबिंग के काम आते हैं। तो ये आपका स्मूथ सरफेस में भी हाउस फ्लाई इसलिए आराम से बैठ जाती है, मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये आपके हाउस फ्लाई में क्लाइंबिंग टाइप के लेग्स देखने को मिलते हैं। एक और आसान क्वेश्चन भाई, द जॉन्स्टन ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एन इंसेक्ट इज लोकेटेड इन डैश ऑफ एन इंसेक्ट एंटीना। कह रहे भाई जो इंसेक्ट का एंटीना होगा, क्या होता है इंसेक्ट का एंटीना, स्केप, क्या क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इंसेक्ट के एंटीना में, 3 पार्ट ही तो होते हैं। क्या क्या 3 पार्ट होते हैं भाई, एक तो होता है स्केप, जो सबसे नीचे का पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, स्केप बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है पेडिसल, ये छोटा सा जो दिख रहा है क्या है, ये पेडिसल है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है फिर क्या, ये पेडिसल है, फिर आ जाता है फ्लैजिला आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया इंसेक्ट का एंटीना 3 पार्ट में, स्केप, पेडिसल एंड फ्लैजिला। तो भाई ये जो जॉन्स्टन ऑर्गन है जो आपका मॉस्किटो में जनरली देखने को मिलता है, उसमें हियरिंग सेंसेशन के काम आता है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो प्रेजेंट होता है किसमें, पेडिसल में वो प्रेजेंट होता है जॉन्स्टन ऑर्गन। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, तो ये आपका मॉस्किटो का एंटीना है, ठीक है। मॉस्किटो में कौन सा एंटीना होता है एक बार बताओ जरा। तो भाई ये मॉस्किटो है जिसके पेडिसल की अगर अपन बात करते हैं, वहीं आपको जॉन्स्टन ऑर्गन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, अब कह रहे कि विच ग्लैंड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मोल्टिंग हार्मोन इन इंसेक्ट। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो मोल्टिंग हार्मोन को रिलीज करता है। तो भाई कॉर्पोरा लाटा होगा, प्रोथैलेमोइड ग्लैंड होगा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल होगा या एंटीनल ग्लैंड होगा, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है, इंसेक्ट में क्या होते हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, भाई जो जिनको डक की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मान लो कि ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन कई बार डक्ट की हेल्प से हार्मोन्स को आगे भेजता है। पर कई बार इंसेक्ट में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर ही हार्मोन डायरेक्ट गिरेगा, कोई डक वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ भाई यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। भाई सबसे पहले यहाँ पे आता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ठीक है, जो कि ब्रेन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे, ब्रेन हार्मोन, ठीक है। उसके अलावा आपको 2 चीजें देखने को मिलती है, एक होती है कॉर्पोरा अलाटा और एक होगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इमेजेस में दिखाता हूँ, कोई नहीं इमेज, अच्छा चलो आगे इमेज में यही बता देता हूँ आपको। एक होता है कॉर्पोरा अलाटा, ठीक है। कॉर्पोरा अलाटा क्या करता है भाई, कॉर्पोरा अलाटा यहाँ पे बनाएगा आपका जुवेनाइल हार्मोन। क्या बनाएगा, जुवेनाइल हार्मोन बनाएगा, मतलब इंसेक्ट को ये मोल्टिंग करने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, इंसेक्ट को थोड़ा यंग ही रखेगा। जब ये इंसेक्ट छोटा होगा उस टाइम पे आपका कॉर्पोरा लाटा का फंक्शन ज़्यादा होता है, मोल्टिंग आपका जुवेनाइल हार्मोन बनता रहता है। जब इंसेक्ट बड़ा होने लगेगा तो भाई प्रोथिक ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको अपन बोलते हैं क्या, एग डायसोन या मोल्टिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, मोल्टिंग हार्मोन इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कॉर्पोरा लाटा बनाता है जुवेनाइल हार्मोन और प्रोथ्रोकिक ग्लैंड बनाता है क्या, एक डायसोन या मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन है ये भी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा मोल्टिंग हार्मोन का वो बी ऑप्शन, प्रोथ्रोकिक ग्लैंड जो है वो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको वाज डेवलप फॉर द कंट्रोल ऑफ, कह रहे कि भाई जो दुनिया का पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था, ठीक है, जैसे बीटी कॉटन बोलते हैं, तो बीटी कॉटन भी क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, ठीक है, पर वो दुनिया का पहला नहीं है। दुनिया का जो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया था वो क्या था, टोबैको था। और क्यों बनाया गया था, किसके कंट्रोल के लिए, एमसेक्टा स्पीसीज, एफिस, क्रैसिवोरा, मडुका सेक्स्टा या स्पॉटेड बोलवर्म। तो याद रखना जो सबसे पहले ट्रांसजेनिक टोबैको बनाया गया था वो मेडुका सेक्स्टा के कंट्रोल के लिए बनाया गया था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन विच इंसेक्ट इज द प्रोपोडियम प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ इट्स बॉडी स्ट्रक्चर। अब प्रोपोडियम को सुना है क्या कभी, है ना, टेगमाइना, इलाइट्रा, ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। प्रोपोडियम क्या होता है ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। देखो भाई कोई, चलो अच्छा बना ही देते हैं, ठीक है। ये मान लो इंसेक्ट का हेड है, ठीक है, हेड के बाद क्या आता है, थोरेक्स आता है हेड के बाद, और थोरेक्स के बाद आता है क्या, थोरेक्स के बाद आता है एब्डोमन आता है। हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, ये 3 पार्ट में होते हैं। क्या लग रहा है आपको, देखो हनी बी के अंदर प्रोपोडियम होता है। प्रोपोडियम क्या होता है, अगर ये रही हनी बी
तो ये प्रोपोडियम क्या होता है, इसका हेड है, थोरेक्स है, थोरेक्स भी ये इस तरीके से है, और ये जो डिप्रेशन है जिसके बाद एब्डोमेन स्टार्ट हो रहा है, इसी डिप्रेशन को प्रोपोडियम कहा जाता है। तो प्रोपोडियम किस में होगा, प्रोपोडियम हनी बी में देखने को मिलेगा। इस डिप्रेशन को हम थोरेक्स, इस डिप्रेशन को हम क्या कह रहे हैं, इस डिप्रेशन को ही हम लोग बोल रहे हैं क्या, प्रोपोडियम बोल रहे हैं, जहाँ पे आपका थोरेक्स एब्डोमेन के साथ फ्यूज हो रहा है, जो डिप्रेशन बन गया, इसको प्रोपोडियम कहा जाता है। बताओ, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है क्या कि रोटिनोन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कहाँ से ड्राइव किया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस से रोटिनोन, ठीक है, एज इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दोनों की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे महुआ ऑयल केक भी होता है, ठीक है, महुआ ऑयल केक भी आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दोनों के लिए यूज किया जाता है। और महुआ ऑयल केक में टॉक्सिक क्या होता है, सेपोनिन होता है, ठीक है, जैसे इसमें रोटिनोन है, महुआ ऑयल केक में सेपोनिन नाम का टॉक्सिक होता है। तो रोटिनोन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई रूट ऑफ डेयरीज प्लांट, यहाँ से निकालते हैं इसको, और ये एज इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड काम आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज कौन सा, ये डेयरीज प्लांट है, याद रखना, सी ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहेगा। देखो ये तो फ्रिक्वेंट वाला क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में हर बार पूछता रहता है ना भाई। द वेक्टर ऑफ टुंग्रो वायरस, टुंग्रो वायरस का वेक्टर यहाँ पे पूछ रहा है, तो भाई दो आपको इंपॉर्टेंट याद करने, एक होगा ग्रीन लीफ होपर, ठीक है, जो क्या ट्रांसमिट करेगा, पता है ना, ग्रीन लीफ होपर क्या ट्रांसमिट करता है, टुंग्रो वायरस, किसमें, राइस में। और ब्राउन प्लांट होपर क्या ट्रांसमिट करता है, ये ट्रांसमिट करता है क्या, ग्रासी स्टंट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ लेता है, इनके साइंटिफिक नाम भी आपको पता होने चाहिए तीनों के, ठीक है। तो ग्रीन लीफ होपर, टुंग्रो वायरस, और ब्राउन प्लांट होपर की अगर अपन बात करते हैं तो क्या, ग्रासी स्टंट को स्प्रेड करता है। वेरी जुनाइल हार्मोन प्राइमरली प्रोड्यूस इन इंसेक्ट, वहाँ पे आपसे पूछा था मोल्टिंग हार्मोन, यहाँ पूछ लिया जुनाइल हार्मोन, ठीक है, यही इमेज में वहाँ पे सर्च कर रहा था। भाई ब्रेन क्या बनाता है, ब्रेन बनाता है आपका ब्रेन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन हार्मोन भी कहते हैं। भाई बनाता तो ब्रेन एक्टिवेशन हार्मोन या ब्रेन हार्मोन, पर वो स्टोर जो है कॉर्पोरा कार्डियका में होता है, कहाँ होता है, कॉर्पोरा कार्डियका में ब्रेन हार्मोन स्टोर होता है, ठीक है। देखो मैक्सिमम हार्मोन ब्रेन ही बनाता है, ब्रेन में होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो क्या करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, पर दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ब्रेन नहीं बनाता, कौन कौन से, अभी बताया था जो आपके पिछले क्वेश्चन में, कॉर्पोरा लाटा हो गया, क्या बनाएगा, जुवेनाइल हार्मोन बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉर्पोरा लाटा भी आपको मैंने बताया क्या बनाएगा, जुवेनाइल हार्मोन बनाता है ये, जो इंसेक्ट को बड़ा नहीं होने देगा, ठीक है, मोल्टिंग वगैरह या मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में रोकता है। और प्रोथ्रेकिक ग्लैंड क्या बनाएगा, प्रोथ्रेकिक ग्लैंड भाई बनाएगा क्या, मोल्टिंग हार्मोन, जिसको एक डाइसोन भी कहा जाता है ना, स्टेरॉयडल हार्मोन है ये भी एक, ठीक है। तो यहाँ पे जुवेनाइल हार्मोन का क्या आंसर जाने वाला है, कॉर्पोरा अलाटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब चीजें तीनों पॉइंट जो है ध्यान में रखना। ब्रेन हार्मोन को स्टोर कौन कर रहा है, कॉर्पोरा कार्डियका, जुवेनाइल हार्मोन कौन बना रहा है, अलाटा बना रहा है, और प्रोथ्रेकिक ग्लैंड क्या कर रहा है, ये बना रहा है आपका मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, यहाँ पे आपसे कोई केमिकल का नाम पूछा हुआ है। Which chemical compound is considered as a juvenile hormone analog and is used in insect growth regulation? कह रहे हैं कि भाई आपका यहाँ पे कौन सा है जिसको जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग कहा जाता है, मतलब कहने का क्या है यहाँ पे कि भाई हमने कहा कि भाई कॉर्पोरा अलाटा जो जुवेनाइल हार्मोन बनाता है, जो इंसेक्ट को बड़ा नहीं होने देता, ठीक है। अब उससे मिलता जुलता एक केमिकल है, ठीक है, एक या कई सारे केमिकल होंगे जो आपके जुवेनाइल हार्मोन से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। जुवेनाइल हार्मोन से क्या है, मिलते जुलते केमिकल्स होते हैं। अब ये केमिकल अगर हम इंसेक्ट को देंगे तो भाई वो जुवेनाइल हार्मोन वाला काम करेगा, इंसेक्ट को बड़ा ही नहीं होने देगा, तो क्या हो गया, इंसेक्ट कंट्रोल हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो कौन सा होगा, फिनोक्सिकार, पायरीथ्रिन, डायफ्लोबेंजीरोन या बुप्रोफेजिन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, एक तो आपका यहाँ पे जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग होगा, ठीक है, एक तो आपको जो पायरीथ्रिन है ये आपको पता है क्या है, पायरीथ्रिन क्या है, ये इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को डायरेक्ट ही किल करेगा, ठीक। इनकी बात करूं मैं, डायफ्लोबेंजीरोन और बिप्रोफोजिन, ठीक है। इससे पहले फिनोक्सिकार्ब की बात करते हैं जो जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग है, ठीक है। फिनोक्सिकार्बिजोन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग, इंसेक्ट को बड़ा नहीं होने देगा। वैसे ही डायफ्लोबेंजीरोन और बुप्रोफेजिन क्या होते हैं, दीज आर काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर, काइटिन को नहीं बनने देते। अब इंसेक्ट में काइटिन उसकी सेल वॉल, उसका एक्सोस्केलेटन अगर ढंग से नहीं बन पाएगा, फिर भी हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो याद रखना भाई, फिनोक्सिकार्बिजन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग, और यहाँ पे आपका डायफ्लोबेंजीरोन और बुप्रोफेजिन क्या है, ये दोनों के दोनों काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। आई होप इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंसेक्ट के माउथ पार्ट से या उसके हेड ओरिएंटेशन से क्वेश्चन पूछा है, कैसे, मतलब इंसेक्ट का हेड सामने की तरफ होगा या इंसेक्ट का हेड नीचे झुका होगा, ठीक है, या इंसेक्ट का हेड आपका थोड़ा पीछे की तरफ होगा, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। कह रहे विच टर्म डिस्क्राइब एन इंसेक्ट विद माउथ पार्ट डायरेक्टेड वेंट्रली एज सीन इन ग्रास होपर। कह रहे भाई ग्रास होपर की अगर अपन बात करते हैं, ग्रास होपर कॉकरोच दोनों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो माउथ है वो नीचे की तरफ होता है, ये इसका माउथ, ये
ठीक है, तो नीचे की तरफ माउथ होगा, इसको क्या बोलेंगे भाई? प्रोगेनाथस आपके कौन से होते हैं? प्रोगेनाथस वो होते हैं जिनका माउथ सामने की तरफ होता है, ठीक है। अगर माउथ यहाँ सामने होता है इसका, तो ये प्रोगेनाथस में आता है, ठीक है। तो प्रोगेनाथस क्या होते हैं? जिसका माउथ सामने होता है, जैसे कि बीटल्स के अंदर होता है, ठीक है। एक होते हैं ओपिस्थोगेनाथस। भाई ओपिस्थोगेनाथस आपकी वो होते हैं जैसे एफिड है, ठीक है, मान लो कि एफिड होता है अगर, तो भाई एफिड का क्या होता है, उसमें सकिंग टाइप के लिए उसका माउथ थोड़ा लंबा सा होता है, और जो उसका माउथ होता है वो थोड़ा ऐसे पीछे, उसके जो फोर लेग होते हैं वहाँ पे उसका माउथ जो है थोड़ा पीछे की तरफ आ रहा होता है, फोर लेग की तरफ। तो जो पीछे की तरफ अगर माउथ पार्ट आ रहा है थोड़ा, उसको ओपिस्थोगेनाथस बोलते हैं, जैसे सकिंग टाइप या एफिड में। और हाइपो मतलब नीचे, ठीक है, हाइपो मतलब नीचे। अगर हेड या माउथ का ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है, जैसे ग्रासहोपर और कॉकरोच में होता है, तो इसको अपन हाइपोगेनेटस भी कह देते हैं। तो ए, बी और सी तीनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन पूछे आपसे स्टोरेज इंसेक्ट के रिगार्डिंग। जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं उसका एक साइंटिफिक नाम पूछ लेते हैं वहाँ से। स्टोरेज पेस्ट में आपसे साइंटिफिक नाम भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सॉ टूथ बीटल? कह रहा भाई इनमें से सॉ टूथ बीटल कौन सा होगा? सीटोफाइलस ओराइजी, ये तो नहीं होना चाहिए। सेकंड लिखा है केलोसोब्रोचस चाइनेंसिस, क्या ये होगा? बताओ भाई। ट्राइबोलियम कास्टिनम या फिर ओराइजोफाइलस सुरिनेमेंसिस, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कौन सा इनमें से होने वाला है। भाई पहले को अपन बोलते हैं वीवल, और सिर्फ वीवल नहीं, राइस वीवल। पहला क्या है? राइस वीवल है, प्राइमरी पेस्ट है, ठीक। सेकंड क्या है? सेकंड है पल्स बीटल, तो ये भी क्या है? प्राइमरी पेस्ट है, पल्स बीटल, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे ये सेकेंडरी पेस्ट से पूछे। सेकेंडरी पेस्ट क्या होते हैं? जो आपके डायरेक्ट राइस में नहीं लगेगा या डायरेक्ट वीट में नहीं लगेगा। किस में लगेगा? जब वीट आपका ऑलरेडी किसी और इंसेक्ट ने खराब कर रखा है उसमें लगेगा, ठीक है। या वीट का कोई बाय आप वीट से आटा बना रहे हो तो उसमें लगेगा, डायरेक्ट वीट में नहीं लगेगा, उसको हम सेकेंडरी पेस्ट बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो ट्राइबोलियम कास्टिनम हो गया आपका एक यहाँ पे, जिसको रेड फ्लोर बीटल कहा जाता है। रेड फ्लोर बीटल ये सेकेंडरी पेस्ट में आ गए अब। और अगर हम बात करें आपका डी ऑप्शन की, तो यही होता है आपका क्या? सो टूथ बीटल। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाने वाला है। तो ये प्राइमरी पेस्ट लिखे हुए हैं। ये जो मैंने यहाँ पे पेस्ट मेंशन किए हैं, ये आपके किसमें? कोलियोप्टेरा के अंदर ये आते हैं, जो बीटल वाली फैमिली है। तो भाई राइस वीवल हो गया सीटोफिलस और आईजी। पल्स बीटल हो गया आपका सी चाइनेंसिस। खपरा बीटल भी इसी में आएगा, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। देखो एक चीज और है, जितने मैंने बोर्ड किए हुए हैं ये सारे इंटरनल फीडर के एग्जाम्पल हैं। इंटरनल मतलब ग्रेन्स को अंदर की तरफ से फीड करते हैं। खपरा बीटल जो है वो बोल्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फीडर है, बाहर से फीड करता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। और लेसर ग्रेन बोरर राइजोपर्था डोमेनिका, देखो ज़्यादातर में उनके लार्वे वगैरह डैमेज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लेसर ग्रेन बोरर की, तो इस केस में अडल्ट स्टेज ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। इसमें आप क्या होता है? अडल्ट स्टेज ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। सेकेंडरी पेस्ट की अगर हम बात करें तो भाई रेड फ्लोर बीटल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। रेड फ्लोर बीटल और सॉटूथ बीटल, ये दोनों क्या है? सेकेंडरी पेस्ट हैं, ठीक है। और इनके साइंटिफिक नेम आपको थोड़ा याद रखनी है। दिस इज सॉटूथ बीटल, ठीक। तो चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बुक सबको पता है। डीडीटी का एक बड़ा अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड चला हुआ है वर्ल्ड वार के टाइम पे, क्योंकि इतने इसने मॉस्किटो वगैरह, मलेरिया वगैरह सारी डिसीजेस को कम भी किया, ठीक है। बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड था उस टाइम पे। पर फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है डीडीटी के साथ, ठीक है। पर वो ये इस टाइम पे लोग इतना ध्यान दे नहीं रहे थे। पर फाइनली 1962 में एक बुक आ गई जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। और इस बुक ने मतलब ये बुक से लोगों को समझ में आने लगा नहीं भाई बात जो हो रही थी सही हो रही, डीडीटी इज वेरी हार्मफुल। उसके बाद काफ़ी लोगों ने बहुत किया कि भाई बैन करो बैन करो, धीरे धीरे डीडीटी पूरी तरीके से बैन हो गया। तो भाई रेचल कार्सन नाम के साइंटिस्ट ने कौन सी बुक लिखी थी? यहाँ पे साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी 1962 में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है बी रिचल कार्सन चला जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड वर्क इन टर्म्स ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन? कह रहा है ऑर्गेनोफॉस्फेट का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो एक होता है ऑर्गेनोक्लोरिन्स, एक होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। उसके अलावा आपके और भी होते हैं सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स वगैरह हो गया, ठीक है। अच्छा ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गया आपका, किसका? ऑर्गेनोफॉस्फेट का पूछा है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट का पूछा। देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट के केस में क्या होगा, ठीक है। जब तो मैंने आपको पहले भी वैसे बताया हुआ है, थोड़ा सा और मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन ईस्टेज लिखा हुआ तो इतना बड़ा, एसिटाइल कोलिन ईस्टेज नाम की एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। एसिटाइल कोलिन ईस्टेज एंजाइम इंपॉर्टेंट होती है किसमें? न्यूरल सिग्नल को आगे भेजने में, ठीक है। जो भी हमने टच किया न्यूरल सिग्नल आगे दिमाग तक जाएगा, तो ये एंजाइम का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर ये जो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये इस एंजाइम के साथ जाके जुड़ जाते हैं, इसका जो फंक्शन है उसको रोक देते हैं, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन ईस्टेज का अगर फंक्शन रुक गया
तो वही बात है कि भाई इंसेक्ट को जो दिमाग में सिग्नल है वो पहुंचेगा ही नहीं, तो उसकी पैरालिसिस हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा। देखो मोड ऑफ इंसेक्टिसाइड पे एक अच्छा सा वीडियो पूरा बनाया हुआ है कि अगर आपको समझना हो कि ये आपको किस तरीके से काम कर रहा है ऑर्गेनोक्लोरीन, या किस तरीके से काम कर रहा है ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, ठीक है, या सिंथेटिक पायरिथ्राइड्स, तो आप उस वीडियो में बड़े अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, चलो उसका वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रॉपर यहाँ पे डिटेल में अच्छा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो एक बार समझना जरूरी होता है। तो एसिटाइल कोलिन ईस्टेज का काम रोक रहा है ऑर्गेनोफॉस्फेट, और कार्बामेट भी सेम चीज़ करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टेज का काम रोकता है। बट भाई ऑर्गेनोफॉस्फेट आपका इरिवर्सिबल बाइंड करेगा उसके साथ, मतलब अलग ही नहीं होता, और कार्बामेट वाला जो इसके साथ बाइंड करेगा वो रिवर्सिबल फॉर्म में बाइंड करेगा, मतलब अलग हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और आपका जो कार्बामेट है इसकी टॉक्सिसिटी थोड़ा कम होती है, क्योंकि ये एक बार के लिए अलग भी हो सकता है। ठीक है, बाकी सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स आ गए, तो ये आपके क्या है, ये आपके जो पायरेथ्रिन होते हैं जो क्राइजेंथेमम से ड्राइव करते हैं, थोड़ा उसी के सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इनके थोड़े मोड ऑफ एक्शन है। हाँ, ऑर्गेनोक्लोरीन भी रह गया। ठीक है, ये आपका क्या करते हैं, जो न्यूरॉन सिग्नल के दौरान सोडियम वगैरह का थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है कि सोडियम अंदर जाएगा बाहर आएगा, उसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, और आपका सिंथेटिक पायरिथ्राइड में भी थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनोक्लोरीन जैसा ही सिमिलर ही आपका मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। भाई मोड ऑफ एक्शन इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने बोल दिया, ये आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट तो तभी समझ में आएगा अगर ढंग से समझना है तब। पता भाई पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होगी, फॉर गट, मिड गट, हाइंड गट, या नन ऑफ दीज। देखो भाई इंसेक्ट की जो गट है, गट क्या होता है, इंसेक्ट की जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब ये स्पेशली सॉलिड फीडर्स की बात हो रही है, सॉलिड फीडर, क्योंकि कई सारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो सकिंग टाइप होते हैं, जो सिर्फ सैप वगैरह प्लांट से सक करते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है मेन किसकी, सॉलिड टाइप की, जो आपका कुछ सॉलिड फूड खाएंगे। ठीक है, इनकी जो गट है यहाँ पे एक लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग को अपन क्या बोलते हैं, इसकी क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है जिसको एंटाइमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एंटाइमा बोलते हैं। क्यों होती है ये क्यूटिकुलर हार्ड लाइनिंग, क्यूटिकल की हार्ड लाइन होती है। क्यों होती है एंटाइमा, इसलिए होती है भाई वो सॉलिड फूड खा रहा है, अब फूड खाएगा तो उसका डैमेज ना हो जाए, डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पे एक लाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं क्या, एंटाइमा बोलते हैं। ठीक है, ये एंटाइमा फॉरगट में होती है, और ये एंटाइमा हैंड गट में भी होती है। ठीक है, बट ये एंटाइमा मिड गट में अब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये एंटाइमा बना दी हमने। ठीक है, अब भाई मिड गट में थोड़ा अपन इतनी हार्ड लाइनिंग अगर मिड गट में होगी तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन वगैरह भी थोड़ा दिक्कत में होगा, डाइजेशन वगैरह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसके लिए एंटाइमा एब्सेंट होगी मिड गट के अंदर, और उसी की जगह पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होगी। भाई फिर भी कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें जो थोड़ा सा इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, तो उसके लिए मिड गट में क्या होगी, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी बताओ इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पास किया गया था। तो ये तो भाई आपको याद करना है, इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पास किया गया था, कि जो इंसेक्टिसाइड के सेल हो गया उसका, ठीक है, हर चीज़ उसके रिगार्डिंग जो है सारा इसी रूल के थ्रू रेगुलेट किया जाने लगा। तो ये आपको 1968 के अंदर पास किया गया था। ठीक है, जल्दी से मुझे आप दो कॉलम्स बता दो, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, चलो ये तो आपसे पूछ रहे हैं, हाँ मैंने ये तो आपको एक बार वैसे ही ऑलरेडी बता ही दिया। ठीक है, स्कैंसोरियल आपका किसमें होगा, स्कैंसोरियल आपका जो क्लिंगिंग टाइप है ना, हेड लाउज। ठीक है, जैसे हमारे भी हेड में अगर कभी कोई इंसेक्ट होगा तो वो क्लिंग करेगा, चिपकेगा, किससे चिपकेगा, स्कैंसोरियल टाइप होता है वो। कर्सोरियल मतलब क्रूज मतलब रनिंग टाइप, कर्सोरियल किसमें, आंट से और वास्प में होता है। ठीक है, और बात करें रैप्टोटोरियल, तो रैप्टोटोरियल मैंटिड होता है, मैंटिड के जो आगे वाले फॉरविंग होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, उसी को रैप्टोटोरियल बोलते हैं, प्रेइंग मैंटिड में होता है। फोसोरियल क्या हुआ, फोसोरियल आपका मॉल क्रिकेट में होगा, इसके भी जो 4 लेग होते हैं मॉल क्रिकेट के, जो डिगिंग खोदने के काम आते हैं, वही क्या होते हैं, इसके फोसोरियल लेग्स होते हैं। तो भाई ए का हो गया बी ऑप्शन, सेकंड का हो गया डी ऑप्शन, ए का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी। तो डी ऑप्शन जो यहाँ दिख रहा है आपको बिल्कुल करेक्ट जो है चला जाएगा। अब ये चौथा आसान सा क्वेश्चन जो है आपके सामने, जो एफओ में भी पूछा हुआ है एक बार, इस तरीके से नहीं अलग तरीके से पर पूछा हुआ है, तो इसका आंसर तो अब आपने मुझे करना होगा कि भाई यहाँ पे सिल्क वॉर्म के टाइप दिए हुए हैं और प्लांट लिखे हुए हैं, होस्ट प्लांट की, इनका कौन सा फेवरेट प्लांट रहने वाला है। देखो सिल्क वॉर्म में आपको ये पता है, जो हमारा मेल सिल्क वॉर्म है, ठीक है, जो क्या है आपका मेन जो सिल्क वॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो आपका कौन सा होता है। ठीक है, देखो सिल्क वॉर्म की अगर हम बात करें ना, तो आपका एक जो सिल्क वॉर्म है आपका बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है, आपका जो बॉम्बेक्स मोरी है ये आपका मोनोफेगस होता है, बाकी मोनोफेगस नहीं होते। ये क्या है, मोनोफेगस है, सिर्फ मलबेरी पे ही फीड करता है और किसी पे फीड नहीं करता। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी हैं
उनका ऐसा होता है कि हाँ चलो मान लो कि इसको कैस्टर ही पसंद है या फिर कुछ और ही प्लांट पसंद होगा, ठीक है, बट उनका मोनोफेगस नहीं है, वो और प्लांट पे भी फीड करते हैं, बट उनका हाँ ये जरूर होता है कि प्रेफरेंस होती है कुछ प्लांट के लिए, ठीक है, बट याद रखना बॉम्बेक्स मोरी क्या है, मोनोफेगस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मुझे कमेंट में कर देना कि भाई कौन सा सिल्कवर्म के लिए कौन सा होस्ट प्लांट जो है सूटेबल रहता है, ठीक है। तो ये थी आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो ये हमारा एंटोमोलॉजी का सेशन, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बाकी जो भी है, ठीक है, बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में।